क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई देश दशकों में अपना सबसे अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक प्रदर्शन करे और फिर भी ग्लोबल सिस्टम उसे कोई इनाम ना दे? 2025 का यही विरोधाभास, मतलब यही पैराडॉक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी बयां करता है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के पहले अध्याय की बहुत गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में सोचें। आपका छोटा सा योगदान हमें आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहने की हिम्मत देता है। और हमारे सभी मौजूदा मेंबर्स को दिल से शुक्रिया। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं था। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आज का हमारा विषय है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था की स्थिति, विकास की सीमाओं का विस्तार। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि इस चैप्टर के हर पहलू को समझना है। ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी के बारे में क्या गहरी बात कह रहा है, और सबसे जरूरी, इसे यूपीएससी के पिछले सालों के सवालों से कैसे जोड़ा जाए ताकि तैयारी में सीधी मदद मिले। ठीक है, तो सर्वे की शुरुआत एक बहुत ही अनिश्चित ग्लोबल माहौल के जिक्र से होती है। हर तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ट्रेड में रुकावटें हैं और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ग्रोथ और महंगाई की कहानी बिल्कुल अलग अलग चल रही है। और यहीं पर वो 2025 का विरोधाभास सामने आता है, जिससे आपने शुरुआत की। देखिए, भारत की मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, पर हम एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम में हैं जो अब अच्छी परफॉर्मेंस को स्टेबल करेंसी या कैपिटल इनफ्लो से रिवॉर्ड नहीं करता। भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, मतलब ट्रेड डेफिसिट है। अब इस गैप को भरने के लिए हमें विदेशी पूंजी यानी फॉरेन कैपिटल पर निर्भर रहना पड़ता है। जब ये फ्लो धीमा हो जाता है तो रुपए पर दबाव पड़ता है। अच्छा, यही वजह है कि शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद 2025 में रुपया कमजोर रहा। मतलब हम अपना होमवर्क तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाहर क्लास का माहौल ही खराब है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के आंकड़े भी शायद यही कहानी कहते हैं। बिल्कुल। ऊपरी तौर पर देखें तो उभरते हुए बाजार मतलब EMDS उन्होंने उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन विकसित देशों में महंगाई काबू में नहीं आ रही। पर असली कहानी इन आंकड़ों के अंदर छिपी है। जैसे अमेरिका की ग्रोथ AI में भारी निवेश की वजह से दिख रही है, लेकिन वहां महंगाई फेडरल रिजर्व के 2% के टारगेट से ऊपर है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और यूरोप की हालत तो मिली जुली सी है। हाँ, मिली जुली है। और चीन का क्या? वो तो एक अलग ही समस्या से जूझ रहा है ना? हाँ, चीन में एक अलग ही कहानी है, अपस्फीति यानी डिफ्लेशन। ये महंगाई का ठीक उल्टा है, जहाँ कीमतें गिरने लगती हैं। जो सुनने में तो अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा लग सकता है, पर यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि लोग खरीदारी टाल देते हैं ये सोचकर कि कीमतें और गिरेंगी। अच्छा। इससे मांग और कम हो जाती है और पूरी इकोनॉमी एक दुष्चक्र में फंस जाती है। ये उनके प्रॉपर्टी सेक्टर के संकट का सीधा नतीजा है। तो एक तरफ अमेरिका और यूरोप में महंगाई है, दूसरी तरफ चीन में मंदी। ऐसे में भारत के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना तो बहुत मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो सवाल है जिसे यूपीएससी अलग अलग तरीकों से पूछता रहा है, जैसे 2014 में FDI पर और 2016 में वैश्वीकरण के प्रभाव पर। जब ग्लोबल माहौल इतना अस्थिर हो तो देश की अपनी घरेलू मांग और निवेश की अहमियत वो कई गुना बढ़ जाती है। एक सुरक्षा कवच की तरह। एक सुरक्षा कवच की तरह, बिल्कुल। तो चलिए इसी सुरक्षा कवच की बात करते हैं। भारत की घरेलू कहानी क्या कहती है? 7.4% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष 26 के लिए। पूरी दुनिया में जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, तब ये आंकड़ा तो सच में कमाल का है। इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी किस्मत है या कुछ बुनियादी बदलाव हुए हैं? नहीं, ये किस्मत नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का नतीजा है। इस ग्रोथ के 2 मजबूत इंजन हैं। एक है डिमांड साइड यानी मांग पक्ष, जिसे हमारी और आपकी खरीदारी और देश में हो रहा नया निवेश चला रहा है। और दूसरा है सप्लाई साइड यानी आपूर्ति पक्ष, जिसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर खींच रहे हैं। चलिए पहले डिमांड वाले इंजन पर फोकस करते हैं, यानी हम और आप जो सामान और सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं उस पर।
सर्वे कहता है कि इसमें जबरदस्त उछाल आया है। हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी PFCE कहते हैं। उसमें वित्तीय वर्ष 26 की पहली छमाही में शानदार ग्रोथ दिखी है। ये हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही है। और जब लोग खर्च करते हैं तो इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमता है। हालांकि एडवांस्ड एस्टिमेट दूसरी छमाही में थोड़ी नरमी का इशारा करते हैं, पर वो शुरुआती आंकड़े हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखें, जैसे ई-वे बिल का बनना, जो कि सामान की आवाजाही का संकेत है, तो उसमें लगभग 19.4% की बढ़ोतरी हुई है। 19% से ज्यादा। हाँ, ये दिखाता है कि खपत की रफ्तार बनी हुई है। साथ ही जीएसटी और इनकम टैक्स में जो सुधार हुए हैं, उनका भी पॉजिटिव असर पड़ा है। ये तो हुई खर्च की बात। लेकिन क्या कंपनियां भी इतना ही आत्मविश्वास महसूस कर रही हैं? क्या वो नए कारखाने लगाने और विस्तार करने में निवेश कर रही हैं? क्योंकि असली और टिकाऊ ग्रोथ तो वहीं से आएगी। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। निवेश, जिसे हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या GSCF कहते हैं, उसमें भी मजबूत ग्रोथ बनी हुई है। इसका एक बड़ा क्रेडिट सरकार के लगातार बढ़ते कैपिटल एक्सपेंडिचर को जाता है। सरकार सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे पर जो भारी खर्च कर रही है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी खींच रहा है। अच्छा, वो क्राउडिंग इन इफेक्ट जिसकी बात होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण लगता है। भी। यूपीएससी ने 2021 में कैपिटल और रेवेन्यू बजट के अंतर पर सवाल पूछा था। जब सरकार कैपिटल पर खर्च करती है तो वो भविष्य के लिए एसेट्स बनाती है, जिसका इकोनॉमी पर कई गुना असर होता है। सही बात है। यह सिर्फ एक साल का खर्च नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए ग्रोथ की नींव रखना है। ठीक है, तो डिमांड साइड तो मजबूत दिख रही है। अब सप्लाई साइड पर आता है। कृषि क्षेत्र का क्या हाल है? कृषि में पिछले साल के मुकाबले सुधार तो है, लेकिन 1.8% की ग्रोथ अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। फसल की पैदावार भले ही अस्थिर रही हो, लेकिन उससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी और मछली पालन ने इस कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया है। मतलब हमें सिर्फ खेती पर ही नहीं बल्कि पूरे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और ये हमें उन संरचनात्मक चुनौतियों की याद दिलाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज और पानी का संकट। यूपीएससी ने 2024 में इसी से जुड़ा सवाल पूछा था कि खाने पीने की चीजों में लगातार महंगाई क्यों बनी हुई है। तो जवाब इन्हीं संबंध गतिविधियों को मजबूत करने में छिपा है। और इंडस्ट्री, वहां तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कमाल ही कर दिया है 8.4% की ग्रोथ के साथ। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ का लीडर है। एक और पॉजिटिव संकेत है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। मतलब हमारी फैक्ट्रियां अपनी कुल क्षमता का कितना इस्तेमाल कर रही हैं? सही। ये आंकड़ा अब अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर है, जो दिखाता है कि डिमांड इतनी अच्छी है कि कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ सकती है। सर्वे में एक नाउकास्टिंग मॉड्यूल का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? सुनने में काफी फैंसी लगता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसे ऐसे समझिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको 3 महीने बाद की रिपोर्ट का इंतजार करने को कहने की बजाय आपकी नब्ज, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल अच्छा। जैसे कई वाइटल्स को रियल टाइम में देखकर तुरंत बता दे कि आपकी सेहत कैसी है। वाह, तो ये नाउकास्टिंग मॉडल अर्थव्यवस्था के वाइटल्स चेक करता है। एकदम सही। ये लगभग 60 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे बिजली की खपत, गाड़ी की बिक्री, जीएसटी कलेक्शन, इन सब को मिलाकर अर्थव्यवस्था की सेहत का रियल टाइम अनुमान लगाता है। जीडीपी के आधिकारिक आंकड़े आने में महीनों लगते हैं, लेकिन ये मॉडल नीति निर्माताओं को लगभग तुरंत बता देता है कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। कमाल है। इसी मॉडल ने दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर Q3 के लिए 7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था।
चलिए अब जरा और बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर आते हैं। सरकार की अपनी वित्तीय सेहत कैसी है? राजकोषीय स्थिति मतलब फिस्कल सिचुएशन के बारे में सर्वे क्या कहता है? मेरे हिसाब से ये भारत की पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एक तरफ सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाया है और दूसरी तरफ अपने घाटे को भी काबू में रखा है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है जिसे भारत ने साध कर दिखाया है। और शायद इसीलिए रेटिंग एजेंसीज भी। बिल्कुल, इसी वजह से S&P जैसी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। वे मान रहे हैं कि भारत अपने खर्चों को लेकर बहुत अनुशासित है। सरकार का खर्च पर नियंत्रण रखना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका असर जमीन पर जरूरी योजनाओं पर तो नहीं पड़ रहा? अक्सर जब घाटा कम करने की बात होती है तो सोशल सेक्टर की स्कीम्स पर कैंची चल जाती है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार ने क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है। कुल सरकारी खर्च में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा वित्त वर्ष 20 में 12.5% था, जो वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 22.6% हो गया। दुगने के करीब। हाँ, मतलब सरकार उधार लेकर घी पीने की बजाय ऐसे एसेट्स बना रही हैं जो भविष्य में कमाई देंगे। और सरकार वित्त वर्ष 26 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% तक लाने के अपने टारगेट पर सही रास्ते पर है। और ये बात फिर से UPSC के एक पसंदीदा टॉपिक से जुड़ जाती है, FRBM एक्ट। हाँ, UPSC ने 2013 में FRBM एक्ट पर सवाल पूछा था, ये जानने के लिए कि सरकार अपने खर्चों पर लगाम कैसे लगाती है। तो ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही बात है। और सर्वे बता रहा है कि भारत इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब दो और महत्वपूर्ण पहलू, महंगाई और बैंकिंग सेक्टर। दोनों ही मोर्चों पर अच्छी खबर है। महंगाई कम होकर अब RBI के टारगेट रेंज के अंदर आ गई है। और वित्तीय क्षेत्र, खासकर बैंकों की सेहत तो देखने लायक है। आपको याद होगा कुछ साल पहले NPA यानी बैड लोन्स की कितनी बड़ी समस्या थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ी हेडलाइन थी। बैंकों का ग्रॉस NPA मार्च 2018 में 11.2% के शिखर पर था, जो सितंबर 2025 तक घटकर महज 2.2% पर आ गया है। 11% से सिर्फ 2%? ये तो एक जबरदस्त बदलाव है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब बैंकों के पास फंसा हुआ पैसा कम है और उधार देने के लिए ज्यादा पैसा है। जब बैंक मजबूत होते हैं तो वो बिजनेस को, घर खरीदने वालों को, कार खरीदने वालों को आसानी से और शायद बेहतर दरों पर लोन दे पाते हैं। इससे पूरी इकोनॉमी को गति मिलती है। बिल्कुल। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही है, बैंक स्वस्थ हैं, लेकिन नौकरियों का क्या? जॉबलेस ग्रोथ की चिंता तो हमेशा ही रहती है। और ये एक ऐसी चिंता है जिसे UPSC ने भी 2015 में अपने सवाल में उठाया था। सर्वे के मुताबिक लेबर मार्केट के इंडिकेटर्स में काफी सुधार हुआ है। बेरोजगारी दर गिरी है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, खासकर महिलाओं का, बढ़ा है। अच्छा। EPFO में हर महीने जुड़ने वाले नए लोगों की संख्या भी 3 गुना बढ़ी है, जो फॉर्मल जॉब्स में बढ़ोतरी का संकेत है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। जैसा कि UPSC ने 2022 में पूछा था, हमें ये भी देखना होगा कि ये रोजगार वृद्धि लेबर प्रोडक्टिविटी में सुधार के साथ आ रही है या नहीं। मतलब क्या एक कर्मचारी अब पहले से ज्यादा वैल्यू पैदा कर रहा है? सही पकड़ा। सिर्फ रोजगार पैदा करना ही काफी नहीं है, रोजगार की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। तो इन सब बातों को समेटे तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? भविष्य के लिए सर्वे का क्या अनुमान है? सर्वे का मानना है कि वित्त वर्ष 27 एडजस्टमेंट का साल होगा, जिसमें घरेलू मांग और निवेश और भी मजबूत होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी और दूरगामी बात सर्वे कहता है वो ये है कि भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर यानी पोटेंशियल ग्रोथ रेट अब बढ़कर 7% हो गई है। 7% पोटेंशियल ग्रोथ रेट, इसका क्या मतलब है? इसे जरा आसान भाषा में समझाइए, बिना किसी भारी भरकम फॉर्मूले के। जरूर। इसे ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था एक कार का इंजन है। अब तक हम ज्यादा पेट्रोल मतलब पूंजी डालकर या इंजन का साइज मतलब श्रम बढ़ाकर रफ्तार बढ़ाने की सोचते थे। ठीक है। लेकिन अब सर्वे कह रहा है कि हमने इंजन को ही बेहतर बना दिया है। उसकी टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी, जिसे अर्थशास्त्री टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो इतनी बढ़ गई है कि अब वो कम पेट्रोल में भी स्वाभाविक रूप से 7% की तेज रफ्तार पकड़ सकता है। अच्छा। ये सिर्फ 1 साल की तेजी नहीं, बल्कि हमारी क्षमता में एक स्थायी स्ट्रक्चरल बदलाव है। वाह, तो यही है विकास की सीमाओं का विस्तार।
इसका मतलब जो सुधार हुए हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश हुआ है, उसने हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन को ही अपग्रेड कर दिया। ये तो सीधे सीधे समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़ता है, जिस पर 2013 में सवाल आया था। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक अल्पकालिक बढ़ावा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक क्षमता में एक स्थायी बदलाव है। तो आज की चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। सर्वे 7% की संभावित वृद्धि दर की ओर इशारा करता है, जो शानदार है। लेकिन जैसे जैसे भारत AI जैसी नई तकनीकों को अपनाता है और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ और गहराई से जुड़ता है, उसे पारंपरिक आर्थिक झटकों से परे किन नई अप्रत्याशित कमजोरियों के लिए खुद को तैयार करना होगा और रणनीतिक अनिवार्यता का निर्माण यानी ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा हिस्सा बनना जिसे कोई नजरअंदाज न कर सके, हमारी आर्थिक नीति के स्वरूप को भविष्य में कैसे बदलेगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल। तो आज हमने आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 1 की एक गहरी पड़ताल की। हमने भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे के कारणों को समझा, इसके 7.4% विकास के इंजनों को देखा, स्वस्थ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का जायजा लिया और सबसे महत्वपूर्ण 7% की नई पोटेंशियल ग्रोथ रेट के मतलब को समझा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप हमारे प्रयास को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप ज्वाइन करें। हमारे सभी मेंबर्स का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत हिम्मत देते हैं। और हाँ, इस चर्चा के मुफ्त नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम रिसोर्सेज के लिए लीजेंड मेंबर्स हमारा डिस्कॉर्ड चैनल देखना ना भूलें। हम अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे।